हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स मौत के दावेदार का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। विवाह के पश्चात हीरावत अपनी दुल्हन को अपने महल में विदा कर लाया। तत्पश्चात जब उसने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, ओह रानी, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। यह मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई। तब उसने मंजरी तब उससे मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मेरी पत्नी और राजा महेंद्र दत्त की पुत्री हो। और कौन? स्वामी, मैं महेंद्र दत्त की पुत्री नहीं अपितु राजपुर के प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हूँ। तुम प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हो? वही मंजरी जिसके साथ हमारी सगाई हुई थी? आपने ठीक पहचाना स्वामी, मैं वही मंजरी हूँ। ओह, तब तो वह विष भरे लड्डू अपने पिता के हाथों तुमने ही मुझे पहुंचाए थे। तुम उन विष भरे लड्डुओं को मुझे खिलाकर क्यों मारना चाहती थी? स्वामी, मैं भला अपने सुहाग को क्यों मारना चाहूंगी? वह सब तो मेरे पिता व उनके तीनों साथियों की चाल का एक हिस्सा था। कहकर उसने हीरावत को विस्तार पूर्वक अपने पिता सेनापति मंगलसेन व खजांची कुबेर दत्त के षड्यंत्र के बारे में बताया। सारी बात जानकर, ओह, तो प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची ने मिलकर हम तीनों भाइयों को इस प्रकार मारना चाहा था? हीरावत आवेश में भर उठा। सहस उसे कुछ याद आया। उसने उसने मंजरी से पूछा, लेकिन तुम लेकिन तुम यहाँ राजा महेंद्र दत्त के पास कैसे पहुंची? स्वामी, वह एक लंबी कहानी है। आपके दोनों भाइयों की खोज में जब सुदीक्षा व धनलक्ष्मी के साथ वन में पहुंची, तो तेज आंधी से सुदीक्षा व धनलक्ष्मी से बिछुड़ गई और घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मैं कुशन नगर के राजमहल में थी। हुआ यूं कि वन से भ्रमण करते हुए राजा महेंद्र दत्त की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह मुझे उठाकर अपने महल में ले आए। राजा महेंद्र दत्त चूंकि निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी पुत्री बना लिया। उस दिन पागल हाथी को मारकर जब तुम सैनिकों के साथ राजमहेंद्र के पास पहुंचे, तो मैं कक्ष के बाहर खड़ी तुम्हें देख रही थी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, इसीलिए मैंने आवाज देकर महाराज महेंद्र दत्त को कक्ष से बाहर बुलवाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम्हारे कहने पर ही राजा महेंद्र दत्त को पता चला होगा कि मैं राजपुर का युवराज हीरावत हूँ। हाँ स्वामी, मैंने ही उन्हें यह बताया था। मंजरी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दुख भी हुआ है और खुशी भी हुई है। दुख इसलिए कि तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार के साथ दगा की है। खुशी इसलिए हुई है कि मुझे तुम जैसी साहसी व सुंदर पत्नी मिली। कहकर हीरावत ने मंजरी को अपनी छाती से लगा लिया। उधर होश में आने पर जयवंत भी हीरावत व नीलावत की खोज में निकल पड़ा था। चलते चलते वह नदी तट पर बनी एक झोपड़ी के समीप जा पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, क्यों ना यहाँ बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लूं, तब संदूकची में रखे लड्डुओं को खाकर पेट की भूख शांत करूंगा। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसने लड्डुओं की संदूकची बाहर निकाली। तभी झोपड़ी से सुदीक्षा बाहर निकली। जयवंत को वहां देखकर वह हतप्रभा रह गई। यह यहाँ? जैसे ही जयवंत ने लड्डू खाना चाहा, ठहरो, लड्डू को ना खाओ। यह सुन सुन मुंह की ओर जाता हुआ हाथ जयवंत के रोक लिया और चौकर सुदीक्षा की ओर देखा। क्या बात है? तुमने मुझे इस प्रकार लड्डू खाने से क्यों रोका? इन लड्डुओं को ना खाओ, यह विष से भरे हैं। तुम्हें इस बात का कैसे पता है? तब उसे सुदीक्षा ने अपने और अपने पिता के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर, ओह, तो प्रधानमंत्री, खजांची व तुम्हारे पिता ने हमें मारने की साजिश रची थी? हाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? आंधी में मेरा घोड़ा इस नदी में गिरा गया था। तब मैं नदी में बहती हुई इधर आ निकली थी। इस झोपड़ी में रामू नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता है। उसी ने मुझे नदी से निकाला और मुझे बेटी बनाकर अपने पास रखा। ओह सुदीक्षा, तुमने तो मैं हमारे कारण बहुत दुख उठाए हैं। रामू काका मछली पकड़ कर आते होंगे। और झोपड़ी में चलो, मैं तुम्हें भोजन का प्रबंध करती हूँ। चलो सुदीक्षा। सुदीक्षा जयवंत को झोपड़ी में ले आई। सुदीक्षा ने जयवंत के लिए तत्काल ही भोजन तैयार किया। तब तक मछुआरा रामू भी मछली पकड़कर आ गया था। काका, यह राजपुर के राजकुमार जय रावत है, वही जिनके बारे में तुमने बताया था कि इनके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी? हाँ काका, यह वही हैं। ओह, तब तो यह बड़ा ही अच्छा हुआ। तब रामू और जयवंत ने एक साथ भोजन किया। तत्पश्चात, देखो बेटा, मुझे सुदीक्षा ने सब कुछ बता दिया था। चूंकि सुदीक्षा के साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है,
इसीलिए उसकी सुरक्षा का जिम्मा अब तुम्हारा है। अब तुम उसके साथ विवाह कर लो। मुझे कब इनकार है काका? तब अग्नि का साक्षी बनाकर जयरावत और सुदीक्षा ने विवाह कर लिया। उधर नीलावत हीरावत वह जयरावत को खोजता हुआ उसी खंडहर में जा पहुंचा जिस खंडहर में घोड़ा धन लक्ष्मी को लेकर पहुंचा था। वह खंडहर में घूमता ही था कि तभी, ठहरो, कौन हो तुम? मेरा नाम नीलावत है, मैं राजपुर का राजकुमार हूँ। तुम राजपुर के राजकुमार नीलावत हो? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? तुम्हें इस बात का पता भी चल जाएगा, आओ मेरे साथ चलो। तब नीलावत उस आदमी के पीछे खंडहरों के अंदर की ओर चल पड़ा। वह आदमी नीलावत के साथ एक टूटे फूटे स्थान पर पहुंचा। देखो धनलक्ष्मी बेटी, मेरे साथ कौन आया है? धनलक्ष्मी ने चौंक कर जब दृष्टि उठाई, राजकुमार नीलावत, यह युवती कौन है? यह तो मेरा नाम भी जानती है। नीलावत आश्चर्य से धनलक्ष्मी की ओर देखने लगा। उसे इस प्रकार धनलक्ष्मी की ओर देखते पाकर, देखो बेटा, इस प्रकार हैरान ना हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। कई दिन पहले आंधी में भटकता हुआ यहाँ धनलक्ष्मी इस खंडहर में आ पहुंची थी। उस समय मैं भी इस खंडहर में था। मेरे कहने पर धनलक्ष्मी ने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बेटा, यह वही धनलक्ष्मी है जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी क्या? हाँ बेटा, धनलक्ष्मी की कहानी सुनकर मैंने प्रण किया था कि जब तक धनलक्ष्मी की मुलाकात तुमसे नहीं हो जाएगी तब तक मैं धनलक्ष्मी की रक्षा करूंगा। अब तुम आ गए हो तो धनलक्ष्मी का हाथ संभालो और मुझे इसकी जिम्मेदारी से मुक्त करो। इतना कह इच्छाधारी नाग ने नीलावत को प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची के षड्यंत्र के बारे में बताया। सारी बात जानकर नीलावत स्तंभ सा रह गया। तब इच्छाधारी नाग के सामने नीलावत और धनलक्ष्मी ने एक दूसरे के गले में माला डाली। तत्पश्चात, देखो बेटा नीलावत, अब तुम धनलक्ष्मी के साथ अपने राज्य वापस लौट जाओ। इतना कह इच्छाधारी नाग ने नीलावत को 3 फल दिए। फल देकर उसने पुनः नीलावत से कहा, नीलावत, तुम्हारे भाइयों की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री, खजांची न सेनापति ने राजपुर राज्य के 3 टुकड़े कर दिए हैं और तीनों इन टुकड़ों को अलग अलग राजा बन बैठे हैं। यह तीनों फल उन्हीं के लिए है। जैसे ही वे तीनों इन फलों को खाएंगे, तीनों को अपने अपने किए का फल मिल जाएगा। नीलावत ने दुखी होते हुए कहा, नाग देवता, मेरे भाई मुझसे बिछुड़ गए हैं। वे पुनर्मुझसे मिलेंगे या नहीं? वे जीवित हैं या नहीं? नीलावत, दुखी ना हो, तुम्हारे दोनों भाई जीवित हैं और शीघ्र ही उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी। अब नाग ने धनलक्ष्मी को आशीर्वाद देकर कहा, अच्छा बेटी, अब मुझे विदा दो। यह कह वह सर्प के रूप में परिवर्तन हो अपने बिल में घुस गया। तब नीलावत व धनलक्ष्मी वहां से राजपुर की ओर चल पड़े। उधर जयरावत ने सुदीक्षा से कहा, सुदीक्षा, हमें राजपुर चलना चाहिए। वहां जाकर देखेंगे तो सही कि तुम्हारे पिता और उनके साथी ने राजपुर की क्या दशा की है। मैं भी यही चाहती हूँ स्वामी। वे दोनों भी रामू काका से आदेश ले उसी दिन राजपुर की ओर चल पड़े। उधर हीरावत ने मंजरी से कहा, रानी मंजरी, तुम्हारे पिता व उनके दोनों साथियों ने राजद्रोह किया है। मुझे उन्हें इसकी सजा देने के लिए राजपुर जाना होगा। मुझे खुशी है स्वामी कि शीघ्र ही आपको अपने कर्तव्य का याद आ गया। मैं अभी आपके साथ राजपुर चलूंगी। तब दल बल व मंजरी के साथ हीरावत ने राजपुर की ओर कूच कर दिया। शीघ्र ही राजकुमार की सीमा पर ही हीरावत, जयावत व नीलावत की मुलाकात हुई। भैया, ओह मेरे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज तूने मेरे बिछड़े भाइयों को पुनर्मुझसे मिलवा दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। तब धनलक्ष्मी ने आगे बढ़कर नीलावत से कहा, आप तीनों फल से दे दीजिए। अब मैं, मंजरी बहन और सुदीक्षा तीनों एक साथ राजपुर जाएंगे। नीलावत ने तीनों फल उन्हें दे दिया। अब आप लोग यहीं पर रुककर हम तीनों को लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। हम अपने अपराध को प्रतीक्षा कीजिए। हम आपके अपराधियों को साथ लेकर ही यहाँ लौटेंगे। तब धनलक्ष्मी, मंजरी व सुदीक्षा रथ में बैठ राजपुर की ओर चल दिए। हीरावत के आदेश पर सेना ने वहीं पर पड़ाव डाल दिए। उधर धनलक्ष्मी ने सुदीक्षा व मंजरी को एक एक फल देते हुए उन्हें अपनी योजना समझाई। आप दोनों को वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हम दोनों वही करेंगे।
इससे पहले धनलक्ष्मी अपने पिता के पास पहुंची, उसे देखते ही कुबेर दत्त प्रसन्नता से चिल्ला उठा, बेटी कहाँ चली गई थी मैंने तुम्हारी खोज कहाँ 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 नहीं करवाई, तुम कुशल से तो हो ना? पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ वन भ्रमण को गई थी, वहीं पर एक तूफान में फंस कर सखियों से बिछुड़ गई थी, कहकर धनलक्ष्मी ने एक मनगढ़ंत कहानी कुबेर दत्त को सुना डाली। धनलक्ष्मी की कहानी पर कुबेर दत्त को सहज ही विश्वास हो गया। ओ बेटी, तुमने तो बड़ा दुख पाए। पिताजी, वन में मुझे एक नया ही फल देखने को मिला। मैं यह एक फल आपके लिए तोड़ ले आई हूँ, इसे खा लीजिए, कहकर फल कहकर धनलक्ष्मी ने फल कुबेर दत्त को दे दिया। फल खाते ही, अरे यह क्या, मेरी नाक अचानक तेजी से बढ़ने लगी। फल पर फल पल भर में ही कुबेर दत्त की नाक 3 फुट लंबी हो गई। यह देखकर वह बुरी तरह बौखला गया। यह क्या हुआ पिताजी? पाप यह तुम्हारे पाप उदय हुए हैं। उधर फल खाने में से मंगलसेन का भी यही हाल था। हाय मेरी नाक, बेटी सुदीक्षा, मुझे कैसा फल खिला दिया है यह तूने? पिताजी, मैंने आपको राजद्रोह का फल खिलाया है। दूसरी ओर बाज बहादुर की हालत भी फल खाकर सख्त हो चुकी थी। ओह मेरी नाक, नाक के बोझ से मेरा माथा फटा जा रहा है। पिताजी, आपका माथा नाक के बोझ से नहीं, अपितु पाप के बोझ से फटा जा रहा है। जब बाज बहादुर मंजरी के सामने गिड़गिड़ा उठा, बेटी मुझे इस विपत्ता से छुटकारा दिलाओ, नहीं अब तुम्हारी नाक ऐसी ही रहेगी। प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची को राजद्रोह की अद्भुत सजा मिल चुकी थी। तीनों अपनी नाक के बोझ से दुखी हुए जा रहे थे। ओह, यह क्या मुसीबत है आ पड़ी है। हे भगवान, मुझे इस विपत्ता से छुटकारा दिला। तब मंजरी, सुदीक्षा और धनलक्ष्मी अपने अपने पिताओं को लेकर राज्य की सीमा पर पहुंचे। जानते हो पिताजी, इस खेमे में के अंदर कौन है? इसके अंदर राजपुर के भावी राजा हीरावत अपने दोनों भाइयों जयरावत नीलावत के साथ हैं। यह सुनकर बाज बहादुर, मंगलसेन व कुबेर दत्त एक स्वर में चिल्लाए, यह कैसे हो सकता है? वे तीनों तो कब के विष भरे लड्डू खाकर मर खप गए होंगे। आप लोगों ने ऐसा ही रचा था, पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वे तीनों जीवित हैं और अब आप तीनों की पुत्रियों के पति भी हैं क्या? तभी हीरावत अपने भाइयों के साथ खेमे से बाहर निकला। ओह, यह तो सचमुच तीनों राजा पद्मावत के बेटे हैं। अब वे तीनों की भय से घिघी बंध गई थी। वे तीनों हाथ जोड़कर हीरावत से बोले, युवराज, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हीरावत ने तिरस्कार से उन तीनों को की ओर देखते हुए कहा, तुम तीनों राजद्रोही हो। तुमने सत्ता के लालच में आकर घोर अपराध किया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बढ़ी हुई नाक के रूप में मिल चुकी है। अब जाओ और इसी समय इस राज्य से दूर चले जाओ। अगर तुम फिर कभी राजपुर की आसपास दिखाई दिए तो तुम्हारी बोटी बोटी करवा चील कौवे को डलवा दूंगा। यह सुन तीनों सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़े हुए। जब हीरावत अपने भाइयों व उनकी पत्नियों और अपने रानी मंजरी के साथ राजपुर आया, राजपुर की प्रजा ने हर्ष और उसे अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। उधर बाज बहादुर, मंगलसेन व कुबेरदत्त जिस भी नगर या राज्य में जाते, वहां के लोग उनकी लंबी नाक देखकर उनकी खिल्ली उड़ाते, कुछ तो अजूबा जानकर उनको पत्थर ही भी मारते। इस प्रकार नगर नगर भटकते फिरते तीनों षड्यंत्रकारी मित्र एक दिन स्वर्ग सिधार गए। सच कहा है किसी ने कि पाप का अंत बहुत बुरा होता है। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।